Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so I might help them as well. So guys, today's topic is diabetes mellitus. What is diabetes mellitus? Basically it is a chronic disease जो आपके blood glucose को affect करती है, ठीक है, जिसको आप blood sugar भी कहते हैं. इसमें आपके पास जो blood sugar है it is higher than the usual, ठीक है. इस कंडीशन को आप डायबिटीज़ मेलाइटिस का नाम देते हैं. नॉर्मली जब आप एक खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसमें से जो फूड है इट इज़ कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, ठीक है, और फिर हमारे पास इंसुलिन रिलीज़ होती है फ्रॉम द पैंक्रियाज और वो जाके उस ग्लूकोज को जो आपके फूड में होता है उसको बॉडी सेल्स में एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है. ये नॉर्मल फंक्शनिंग होती है इंसुलिन की, ठीक है. अगर ये नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाए या इसमें कोई मसला आ जाए तो उसकी वजह से हमारे पास ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं और ये जो क्रॉनिक डिजीज़ है इसको फिर आप डायबिटीज़ मेलाइटिस का नाम देते हैं. Now there are different types of diabetes like type 1 diabetes, type 2 diabetes and gestational diabetes. टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारे पास ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम अटैक करता है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स पर और उसकी वजह से आपके पास इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो इनफ अमाउंट में नहीं होती और इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है. वेयर एज जो हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है इसमें इंसुलिन की सिक्रीशन तो होती है लेकिन इतनी सफिशेंट अमाउंट में नहीं होती जिससे ब्लड ग्लूकोज की रेगुलेशन हो सके, ठीक है. सो मतलब इंसुलिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है इन टाइप 2. फिर थर्ड टाइप है गेस्टेशनल डायबिटीज़. इसमें जो डायबिटीज़ है डेवलप्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और ये किस वजह से होता है, जब इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है प्रेगनेंसी में तो उसकी वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है. अब हमारे पास 2 टाइप्स हैं डायबिटीज़ की, मेनली टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़. अब टाइप 1 में मैंने आपको बताया था इसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन भी होती है जिसकी वजह से बॉडी जो है डजेंट मेक एनफ इंसुलिन. वेराज जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसमें बॉडी डजेंट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन मेनली, मतलब इसमें हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्रोग्रेसिव इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, ठीक है. अब हमारे पास जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इट इज़ कॉज्ड बाय द इम्यून सिस्टम रिएक्शन, वेयरएज टाइप 2 डायबिटीज़ की कॉजेज़ माइट बी लाइफस्टाइल फैक्टर्स और एनी जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है. अब ऑफन ये टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये आपको मिडिल एज लोगों में नज़र आएगा और जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये आपको चाइल्डहुड में नज़र आएगा. अब टाइप 1 डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स हैं ये आपको जल्दी अपेयर हो जाते हैं, वेयरएज टाइप 2 के सिम्टम्स स्लोली डेवलप होते हैं. टाइप 1 डायबिटीज़ को आप इंसुलिन इंजेक्शन के थ्रू ट्रीट करते हैं, वेरस टाइप 2 डायबिटीज़ को आप ड्रग्स के थ्रू, जो ऑरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स हैं उनके थ्रू ट्रीट करते हैं और साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो आप पेशेंट को बताते हैं. अब टाइप 1 टाइप 2 के दरमियान जो डिफरेंस है वो मेनली यही है कि टाइप 1 इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ एंड टाइप 2 इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़, ठीक है. टाइप 1 में इंसुलिन की बेसिकली डेफिशिएंसी हो जाती है और टाइप 2 में इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, ठीक है. मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही होती है टाइप 2 में लेकिन उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाती है. लेकिन टाइप 1 में हमारे पास इंसुलिन ही थोड़ी प्रोड्यूस हो रही होती है. अच्छा, अब हमारे पास टाइप 1 के सिम्टम्स क्या हैं, मेनली पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, यानी प्यास का, भूख का और प्यास और भूख का ज़्यादा लगना और यूरिन का ज़्यादा आना. इसके अलावा विजन अफेक्ट होती है टाइप 1 में, फटीग होती है पेशेंट को, वेट लॉस बहुत कॉमन है टाइप 1 में, कीटोएसिडोसिस हो सकता है, स्लो वूंड हीलिंग हो सकती है, ठीक है. टाइप 2 में हमारे पास पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, मतलब यूरिन ज़्यादा आता है, भूख ज़्यादा लगती है, ठीक है, सॉरी प्यास ज़्यादा लगती है और हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी बहुत कॉमन है टाइप 2 में. देन स्लो वूंड हीलिंग यहाँ पे भी होती है, ब्लरिंग ऑफ विजन यहाँ पे भी होती है और फटीग यहाँ पे भी होती है, ठीक है. मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया इंसुलिन मेनली आप टाइप 1 पेशेंट्स में देते हैं और इंसुलिन के थ्रू मैनेज करते हैं, साथ डाइटरी मॉडिफिकेशंस, एक्सरसाइज का कहते हैं आप पेशेंट को, और ब्लड शुगर रेगुलरली चेक करने का कहते हैं. टाइप 2 के जो पेशेंट्स हैं उनको आप डाइटरी मॉडिफिकेशंस के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू और ऑरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स मेनली आप देते हैं टू मैनेज टाइप 2 पेशेंट्स. साथ में इंसुलिन की ज़रूरत पड़े तो आप इंसुलिन भी देते हैं एंड ब्लड शुगर पेशेंट को कहते हैं रेगुलरली चेक करें. अब टाइप 1 के जो पेशेंट्स हैं यूजली ये 30 ईयर्स से कम की एज में जो है एब्रप्ट किस्म का ऑनसेट होता है इस डिज़ीज़ का, और टाइप 2 का जो ऑनसेट है ये ग्रेजुअली होता है और 40 ईयर्स से अबव जो मिडिल एज लोग हैं उनमें होता है. सिम्टम्स में इंक्रीज थर्स्ट, स्लो हीलिंग, मतलब जो
वूंड्स वाली जगह पे स्लो हीलिंग होती है, प्यास ज़्यादा लगती है, फटीग हो सकती है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी पोलीयूरिया, और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको डायबिटिक्स में देखने को मिलता है, जो टाइप 1 डायबिटिक्स है स्पेशली उनमें। अब हमारे पास किस तरह से आप अप्रोच करेंगे टू अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज़। मेनली हमने अभी देखा क्या आपके पास प्रेजेंटिंग अपडेट होंगी, क्या सिम्टम्स होंगे पेशेंट के, तो मेनली पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया के साथ पेशेंट आएगा, यानी मुझे भूख प्यास ज़्यादा लगती है और पेशाब ज़्यादा आता है, ठीक है। इसके साथ साथ पेशेंट को अगर कहीं कट लग गया या कहीं ज़ख़म बन गया तो वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत आहिस्ता आहिस्ता हील करते हैं, ठीक है। सो द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ऑफ अ पेशेंट कमिंग टू यू इन OPD ऑफ डायबिटीज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली हैज़ द सिम्टम्स ऑफ पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया एंड डिलेड वूंड हीलिंग। फिर आप जब एग्जामिन करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ अनरिमार्केबल। जब आप उनका सिस्टमिक एग्जामिनेशन करते हैं तो वो भी अनरिमार्केबल होता है, अनलेस कि उन्होंने कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप की हों, ठीक है। अब हम फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि लैब्स करवाते हैं इनकी। लैब्स में हम करवाएंगे रैंडम ब्लड शुगर्स, ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर्स। उसके अलावा 2 आवर्स पोस्ट प्रेंडियल, मतलब खाने के 2 घंटे के बाद फिर आप शुगर चेक करवाएंगे, और उसके बाद HbA1c जो 3 मंथ्स के बाद टेस्ट करवाते हैं आप, वो आप करवा लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आप रैंडम ब्लड शुगर जब ऐसे पेशेंट्स का करवाएंगे, नॉर्मल पेशेंट का रैंडम ब्लड शुगर जो है वो 70 to 110 mg/dl के दरमियान फॉल करता है, ठीक है। प्री डायबिटिक हम कब लेबल करेंगे, अगर 110 से 125 mg/dl के दरमियान जो है वो फॉल करे, और अगर 126 से ज़्यादा हो तो उसको आप डायबिटीज़ लेबल करते हैं, ठीक है। फिर आप जब खाना खाने के 2 घंटे के बाद शुगर चेक करेंगे, यानी 2 आवर्स पोस्ट प्रेंडियल शुगर चेक करेंगे, तो नॉर्मल पेशेंट में लेस देन 140 mg/dl होता है, ठीक है। वेयर एज जो प्री डायबिटिक्स होता है उसमें 141 to 199 mg/dl के दरमियान होता है, जबकि डायबिटिक्स में ग्रेटर दैन 200 mg/dl होता है, ठीक है। जब HbA1c आप करवाएंगे तो नॉर्मल पेशेंट का HbA1c लेस दैन 5.7 होता है, प्री डायबिटिक्स में HbA1c 5.7 से 6.4% के दरमियान होता है, और डायबिटिक्स का HbA1c 6.5% से ज़्यादा होता है। अब किस तरह से आप डायबिटीज़ को मैनेज करते हैं, सबसे पहले तो आप पेशेंट को लेबल करते हैं कि वो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। प्री डायबिटिक आप कब लेबल करेंगे, जब उसका फास्टिंग ब्लड शुगर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 110 से 125 के दरमियान फॉल करे, पोस्ट पेरेंडियल जो है वो 140 से 199 के दरमियान फॉल करे, और HbA1c 5.7 से 6.4% के दरमियान फॉल करे, तो आप प्री डायबिटिक लेबल करते हैं। और डायबिटिक का पेशेंट को कब लेबल करेंगे, अगर उसकी 2 कंसेक्टिव रीडिंग्स आपके पास फास्टिंग ब्लड शुगर की आ रही हैं ग्रेटर दैन 126 mg/dl, और पोस्ट प्रेंडियल जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो ग्रेटर दैन 200 mg/dl हैं, और HbA1c इज़ ग्रेटर दैन 6.5%, तो फिर आप पेशेंट को डायबिटिक लेबल कर देंगे, ठीक है। अब किस तरह से आप मैनेज करेंगे एक प्री डायबिटिक पेशेंट को, पहले हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस का पेशेंट को काउंसिल करना होता है। आपने उससे बताना होता है कि आप अपना बॉडी वेट 10% तक कम करें, ताकि आपको जो डायबिटीज़ का ऑनसेट है वो एटलीस्ट 10 ईयर्स तक तो डिले हो, ठीक है। अगर आप अपना वेट ही सिर्फ कम करेंगे ना एटलीस्ट 10%, तो योर डिले ऑफ डायबिटीज़ वुड इंक्रीज़ बाय 10 ईयर्स, ठीक है। ये आपने काउंसिल करना है पेशेंट को। फिर आपने पेशेंट से कहना है कि आपने एटलीस्ट हफ्ते में 5 बार आधे घंटे के लिए डेली वॉक करनी है, ठीक है। आप हफ्ते में 5 बार वॉक करें, और वो वॉक एटलीस्ट 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक हो, ठीक है। देन आप पेशेंट से कहेंगे कि अपनी डाइट में कार्ब्स के इंटेक को 50% तक रिड्यूस कर दें, ठीक है। किसी किस्म का रिफाइंड शुगर या बेकरी प्रोडक्ट जैसे बिस्किट, केक, स्वीट्स वगैरह आपने नहीं खानी। फिर आपने पेशेंट से कहना है अपना रैंडम ब्लड शुगर मॉनिटर करता रहे, वंस अ वीक फास्टिंग ब्लड शुगर भी अपना करवा लिया करें। दीज आर द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस जो आप प्री डायबिटिक पेशेंट को बताएंगे। साथ आपने प्री डायबिटिक पेशेंट को ऑरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स स्टार्ट करवानी होती है। उसमें हम स्टार्ट करवाते हैं मेटफॉर्मिन की डोज होती है 500 mg BD, ठीक है। ये टैबलेट ग्लूकोफेज के नाम से आती है, ठीक है, और ये आपने 3 माह के लिए पेशेंट को देनी है। और साथ आपने पेशेंट से कहना है अपना जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसे चेंज करें। प्री डायबिटिक पेशेंट्स को आपने ये काउंसिल करना है कि ये कंडीशन रिवर्सिबल है, ठीक है, और ये सिर्फ एक स्टेप अवे है फ्रॉम डायबिटीज़ को। अगर आपने अपना अच्छा ध्यान रखा तो आप इससे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। साथ आप उससे इंकरेज करेंगे कि आप फ्रूट्स, जो फाइब्रस फ्रूट्स हैं उनका इंटेक ज़्यादा करें, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, और एक बार आप जब सोने के लिए लेट गए हैं तो उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना, ठीक है। तो इस तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करने के लिए आप पेशेंट से कहेंगे, प्री डायबिटिक पेशेंट को काउंसिल करेंगे कि अगर आपने इस तरह अपना ख्याल रखा तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे।
अब हम एक डायबिटिक पेशेंट जब आपके पास आता है उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें सबसे पहले वही आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में बताना है, वेट लॉस करें, ठीक है, एक्सरसाइज करें और फ्रूट्स और ये वाली चीज़ें खाएं, बेकरी आइटम्स वगैरह अवॉइड करें, ठीक है। ये सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस तो आपने उसको भी बतानी है जो डायबिटिक पेशेंट है। साथ आपने पेशेंट को ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स यहाँ पे भी स्टार्ट करवाने हैं, ठीक है। हमने प्री डायबिटिक्स में हमने देखा था क्या स्टार्ट करवाया था, मेटफॉर्मिन 500 mg BD में 3 मंथ्स के लिए, उसके बाद पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाना है। अब डायबिटिक्स के केस में हमारे पास ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक्स की स्टेप वाइज अप्रोच होती है, ठीक है। अब स्टेप 1 में आप जब पेशेंट को स्टार्ट करवाएंगे ऑरल हाइपोग्लाइसीमिक्स तो आप देखेंगे पेशेंट का वेट कैसा है, ठीक है। अगर पेशेंट ओवर वेट है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं ना वो ओवर वेट होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि पेशेंट को मेटफॉर्मिन एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग जो ओवर वेट पेशेंट्स होते हैं उनमें स्टार्ट करवा देते हैं। और मेटफॉर्मिन किस नाम से आती है, ग्लूकोफेज के नाम से आती है। ये आपने 500 mg BD में पेशेंट को स्टार्ट करवा देनी है, ठीक है। और ये आपने 2 वीक्स के लिए कंटिन्यू करवानी है। उसके बाद आपने पेशेंट से कहना है अपना रैंडम ब्लड शुगर जो है 2 टाइम्स अ वीक जो है वो चेक करें, और फास्टिंग ब्लड शुगर भी 2 टाइम्स अ वीक जो है एटलीस्ट चेक करें। रैंडम ब्लड शुगर तो वो चेक करता रहेगा, आपने पेशेंट से कहना है फास्टिंग ब्लड शुगर भी 2 टाइम्स अ वीक जो है वो चेक करें, ठीक है। और टारगेट पेशेंट का होना चाहिए 130 mg/dl। इस लेवल पे आपने पेशेंट से कह रहा है कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है इस लेवल तक होना चाहिए आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशंस और आफ्टर डूइंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डायबिटिक पेशेंट ने की, और साथ आपने उसको टैबलेट ग्लूकोफेज 500 mg BD वाली स्टार्ट करवा दी जिसमें मेटफॉर्मिन होती है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है। और पेशेंट से कहना है आपने रैंडम ब्लड शुगर करवाते रहना है और वीक में 2 बार एटलीस्ट फास्टिंग ब्लड शुगर भी करवा लें और अपने टारगेट को मेंटेन कर रखें, और वो क्या है 130 mg/dl। अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो आपने पेशेंट से कहना है यही ड्रग कंटिन्यू करें अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर टारगेट अचीव नहीं होता, अब आपने क्या करना है कि जो इस ड्रग की डोज़ है वो बढ़ा देनी है। पहले आप इस टैबलेट ग्लूकोफेज 500 mg को BD में दे रहे थे, अब आपने उसको TDS में देना है, यानी सुबह दोपहर शाम दे देना है। पहले आप सुबह शाम दे रहे थे, अब आपने यही ड्रग उसको सुबह दोपहर शाम दे देनी है। अगर अब आपको पेशेंट में फ़र्क देखने को मिल रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इससे भी फ़र्क नहीं पड़ा, 3 टाइम लेने के बावजूद पेशेंट कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ा इस टैबलेट से, ठीक है, तो आप इसी टैबलेट की अब फॉर्मुलेशन जो है पहले 500 mg वाली थी, अब 850 mg वाली ग्लूकोफेज पेशेंट को स्टार्ट करवा देंगे। अब जो टैबलेट ग्लूकोफेज 850 mg वाली है ना, ये आप पेशेंट को TDS में सुबह दोपहर शाम स्टार्ट करवाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन है उसकी मैक्सिमम डोज पर डे होती है, दैट इज़ 3 ग्राम पर डे। 3 ग्राम पर डे तक आप पेशेंट को दे सकते हैं, तो इसलिए हम फिर अब टैबलेट ग्लूकोफेज 850 mg वाली TDS में पेशेंट को स्टार्ट करवा देते हैं। अब इससे अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हमें अब सेकेंड लाइन ड्रग साथ में कोई ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब पेशेंट जो है अगर अंडर वेट है और न्यूली डायग्नोज टाइप 2 डायबिटिक है, तो फिर आप क्या करेंगे कि सल्फोनाइल यूरियाज को एज अ ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो साथ ऐड कर देते हैं अलॉन्ग विद हाँ, अगर पेशेंट जो है अंडर वेट है और न्यूली डायग्नोज टाइप 2 डायबिटिक है तो फिर आप उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी आपकी सल्फोनाइल यूरियाज, और ये आती है विद द ब्रांड नेम ऑफ टैबलेट गैट्रिल। और ये हम बेसिकली 1 mg वाली टैबलेट गैट्रिल BD में स्टार्ट करवाते हैं उन पेशेंट्स को जो अंडर वेट हो और न्यूली डायग्नोज टाइप 2 डायबिटिक्स हो, तो उनको आप मेटफॉर्मिन के बजाय क्या स्टार्ट करवाएंगे, उनको आप टैबलेट गैट्रिल स्टार्ट करवाएंगे 1 mg BD में, और इसमें सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं ऐसे पेशेंट्स में, ठीक है। अब आपने पेशेंट से इनको भी कहना है कि 2 वीक्स के लिए अपना जो है वो शुगर लेवल्स मॉनिटर करते रहें और इसी टैबलेट को कंटिन्यू रखें अगर आपके टारगेट लेवल्स अचीव होते हैं। अगर टारगेट लेवल्स अचीव नहीं होते तो फिर आपने इस टैबलेट गैट्रिल की डोज़ बढ़ा देनी है। टैबलेट गैट्रिल 2 mg अब कर देंगे आप, और वही BD में पेशेंट लेता रहे। मैक्सिमम डोज उसकी 4 mg तक होती है। अगर 2 mg से भी फ़र्क नहीं पड़ा तो 3 mg वाली स्टार्ट करवा दें, 3 mg से भी फ़र्क नहीं पड़ा तो 4 mg वाली टैबलेट जो है वो स्टार्ट करवा दें BD में। अब स्टेप 2 क्या है आपके पास, स्टेप 2 में हम ये करेंगे कि अब ये तो आइसोलेटेड थेरेपीज हमने देखी ना, या तो आप पेशेंट को मेटफॉर्मिन स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है, या आप पेशेंट को स्टार्ट करवाते हैं टैबलेट गैट्रिल। मेटफॉर्मिन हम उन पेशेंट्स में स्टार्ट करवाते हैं जो वो ओवर वेट होते हैं, और टैबलेट गैट्रिल हम उन पेशेंट्स में स्टार्ट करवाते हैं जो अंडर वेट होते हैं, ठीक है। अब हमें अगर पेशेंट कहते हैं कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ा तो स्टेप 2 में हम कॉम्बिनेशन थेरेपी स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। अगर पेशेंट अब कॉम्बिनेशन थेरेपी इस तरह से होती है अगर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स पेशेंट में हैं, मतलब पेशेंट एंजाइना का पेशेंट है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक का पेशेंट है, या किसी पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ का पेशेंट है, तो फिर आप कौन सी कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे, आप देंगे सीटाग्लिप्टिन विद मेटफॉर्मिन।
ये आती है टैबलेट सीटामेट 50/500 mg में की फॉर्मुलेशन में, ठीक है। और ये आपने बीडी में पेशेंट को स्टार्ट करवानी है, और ये स्टार्ट करवा के भी पेशेंट से कहना है कि 2 वीक्स तक आप ये लेता रहे, साथ में ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो अपने मॉनिटर करे और टारगेट लेवल जो है वो अचीव करे, ठीक है। अगर पेशेंट में कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स पॉजिटिव नहीं है, मतलब एब्सेंट है कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स, तो फिर आप कौन सी ड्रग स्टार्ट करवाएंगे? फिर आप टैबलेट ग्लूकोरोनेस स्टार्ट करवाते हैं 2.5 mg/500 mg वाली। इसमें होती है मेटफॉर्मिन प्लस सल्फोनाइल यूरियाज, ठीक है। ये आपने सुबह शाम पेशेंट को स्टार्ट करवाना होता है। सो मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर पेशेंट जो है स्टेप 2 में कॉम्बिनेशन थेरेपी तब देंगे अगर आप पेशेंट को स्टेप 1 से फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब आपने एक ड्रग ही स्टार्ट करवाई, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी भी आपने स्टेप वाइज अप्रोच देखी, ठीक है, किस तरह से आपने उसकी डोज इंक्रीज़ की, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, तो स्टेप 2 में आप कॉम्बिनेशन थेरेपी स्टार्ट करवाएंगे। कॉम्बिनेशन थेरेपी में अगर पेशेंट में कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स पॉजिटिव हैं तो आप सीटाग्लिप्टिन या मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन जो है वो स्टार्ट करवाते हैं, और ये आती है टैबलेट सीटामेट 50/500 mg की, ठीक है। ये आप सुबह शाम स्टार्ट करवाएंगे। अच्छा, और अगर पेशेंट में कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स एब्सेंट हैं तो फिर आप एक ड्रग स्टार्ट करवाएंगे, टैबलेट ग्लूकोरोनेस 2.5 mg/500 mg सुबह शाम स्टार्ट करवाएंगे। इसमें होता है मेटफॉर्मिन और सल्फोनाइल यूरियाज, ठीक है। अब जब आपने पेशेंट को ये स्टार्ट करवा दी ड्रग्स, तो फिर आपने पेशेंट से कहना है अपना रैंडम ब्लड शुगर मॉनिटर करता रहे और टारगेट्स अचीव करे, और अगर टारगेट्स अचीव हो जाते हैं तो फिर यही थेरेपी कंटिन्यू करें। अगर टारगेट्स अचीव नहीं होते, अब आप स्टेप 3 की तरफ जाएंगे, जिसमें हमारे पास कॉम्बिनेशंस हम दे सकते हैं ऑफ सल्फोनाइल यूरिया या मेटफॉर्मिन या ट्रीविया, जिसमें सिटाग्लिप्टिन होती है, या डेपाग्लाइफ्लोजिन या एम्पेग्लिफ्लोजिन का कॉम्बिनेशन। इन 4 में से ना किसी 3 का कॉम्बिनेशन हम स्टेप 3 में देते हैं, मतलब 3 ड्रग्स एज ए ट्रिपल थेरेपी देंगे, ठीक है। अब ये डॉक्टर की चॉइस है कि वो कौन सी 3 ड्रग्स जो हैं इनमें से चूज़ करें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को देते हैं टैबलेट ग्लूकोरोनेस 2.5 mg/500 mg सुबह शाम, साथ में आप टैबलेट डापाग्लाइफ्लोजिन, टैबलेट डापा के नाम से आती है 5 mg, वो आप साथ में पेशेंट को एक सुबह खाने के बाद जो है वो कहते हैं कि ले लें, ठीक है। या तो आप ये कॉम्बिनेशन दे सकते हैं टैबलेट ग्लूकोरोनेस विद टैबलेट डापा, या आप पेशेंट से कह सकते हैं कि टैबलेट ट्रीवामेट 50/500 mg के नाम से आती है, उसमें सीटाग्लिप्टिन होती है, वो ले लें अलॉन्ग विद टैबलेट गेट्रिल 2 mg वाली टैबलेट गेट्रिल। ये दोनों आप सुबह शाम जो है टैबलेट्स लेते रहें। तो ये 2 कॉम्बिनेशंस जो हैं आप पेशेंट को दे सकते हैं। अच्छा, अगर इससे भी पेशेंट के टारगेट लेवल्स अचीव नहीं होते तो फिर हम स्टेप 4 की तरफ जाते हैं। अब स्टेप 4 जो है उस केस में होगा कि अगर पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जा रहा है, सर्जरी है या कोई इन्फेक्शन है, या अगर पेशेंट के जो सीरम क्रेट्स हैं वो ग्रेटर दैन 1.5 mg/dl है, या पेशेंट टाइप 1 डायबिटिक है, ट्रीटमेंट फेलियर है बाय ऑरल हाइपोग्लाइसीमिक्स, या अगर HbA1c पेशेंट का ग्रेटर दैन 5.5% है, फिर हम स्टेप 4 में इंसुलिन स्टार्ट करवाते हैं, और वो मिक्सटार्ड इंसुलिन है 70/30, ठीक है। अब इसकी डोज़ किस तरह से होगी? अब पेशेंट अगर न्यूली डायग्नोज्ड है ना, तो फिर आप 0.5 यूनिट्स पर केजी के लिहाज से ये ये इंसुलिन जो है मिक्सटार्ड इंसुलिन 70/30 स्टार्ट करवाते हैं। अब इसमें हम डोज़ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल 70 केजी का पेशेंट है तो 70 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 0.5 यूनिट पर केजी से, सो हमारे पास टोटल यूनिट्स आते हैं 35 यूनिट्स। अब होता ये है कि हम 35 यूनिट्स में से जो 2/3 डोज होती है वो मॉर्निंग में पेशेंट को लगवाते हैं और 1/3 इवनिंग में लगवाएंगे। सो 35 यूनिट्स की 2/3 बनती है 24 यूनिट्स। 24 यूनिट्स पेशेंट से कहेंगे कि वो सुबह लगाए, और 1/3 डोज होती है 12 यूनिट्स। सो 12 यूनिट्स पेशेंट से कहेंगे कि वो शाम में लगवाए, ठीक है। सो इस तरह से हम जो है पेशेंट को मिक्सड इंसुलिन की डोज कैलकुलेट करके उसको इंसुलिन यूनिट्स जो है वो बता देते हैं कि आपने इतने इतने यूनिट्स सुबह शाम लगाने हैं, ठीक है। फिर डोज एडजस्टमेंट फॉर इंसुलिन क्या है कि आपने पेशेंट को का जो रैंडम ब्लड शुगर है वो मॉनिटर करना है मॉर्निंग और इवनिंग में। अब अगर पेशेंट का जो फास्टिंग रैंडम ब्लड शुगर है मॉर्निंग में वो ज़्यादा आ जाता है देन द टारगेट, और टारगेट क्या है 130 mg/dl, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है कि आपने इवनिंग डोज जो इंसुलिन की है वो 2 यूनिट्स बढ़ा देनी है। और अगर आपके पास फास्टिंग रैंडम ब्लड शुगर इवनिंग में वो टारगेट से ज़्यादा आ जाती है, मतलब रात में आपने चेक किया और वो जो टारगेट है 130 mg/dl का उससे ज़्यादा आ गई है, तो फिर आप मॉर्निंग की डोज जो है इंसुलिन की वो 2 यूनिट्स बढ़ा देंगे, ठीक है। अब साथ में आपने पेशेंट को एजुकेट भी करना होता है कि इंसुलिन की वजह से पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है अगर आपने ज़्यादा डोज लगा ली, ठीक है।
और आपने पेशेंट को बताना है कि ये कंट्रोलेबल डिजीज़ है, और साथ आप पेशेंट को सप्लीमेंट्स का कहेंगे कि साथ मल्टीविटामिन्स ले, लाइक कैप्सूल पुलिबोन जी आप पेशेंट को स्टार्ट करवा देंगे, एक रोज़ाना पानी के साथ लें। अब इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं, लाइक डायबिटिक कीटोसिस या डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इसलिए पेशेंट्स को ऑफ एंड ऑन डायबिटिक पेशेंट्स को अपनी टेस्ट करवाते रहना चाहिए, और अगर ऐसा कोई कंडीशन डेवलप होगी तो फिर आप पेशेंट को रेफ़र कर देंगे टू नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। अब हमारे पास ये प्रिस्क्रिप्शंस हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं एक पेशेंट है, न्यूली डायग्नोज डायबिटीज़ का केस है, फ़रहीन पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, 45 ईयर्स ओल्ड, 80 kg वेट है, ठीक है, एंड 260 mg/dl। उन्होंने अभी ये जब रैंडम ब्लड शुगर करवाया तो वो इतना था, ठीक है, और बाकी वाइटल्स ठीक थे उसके। अब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में हिस्ट्री है पोलीफेजिया और पोलीयूरिया की सिंस 2 वीक्स, बाकी सिस्टमिक एग्जामिनेशन ठीक है। प्लान में आप सबसे पहले उसके सारे टेस्ट लिखेंगे, CBC, रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। 7 टैबलेट ग्लूकोफेज आप 500 mg वाली स्टार्ट करवा देंगे 1+1, क्योंकि आपने देखा पेशेंट 80 kg के मतलब ओवर वेट है, तो आपने ग्लूकोफेज स्टार्ट करवा दी, और साथ आप मल्टी विटामिन एक स्टार्ट करवा देंगे, कैप्सूल पुलिबोन जी, ठीक है। ये एक रोज़ाना रात को पानी के साथ पेशेंट से कहेंगे कि ले लें। साथ आप पेशेंट को काउंसल करेंगे कि आधा घंटा वर्जिश का मामूल बनाएं, खाना खाने के बाद फ़ौरन ना सोएं, खाना खाने के बाद चहलकदमी करें, बेकरी की मसनूआत, मिठाइयाँ, पराठों, केक और बिस्किट्स खाने से परहेज़ करें, ठीक है, और हफ्ते में 2 दफ़ा नहार मुँह जो है वो शुगर चेक करें। इस तरह से आपके पेशेंट को काउंसिल कर देना है। नेक्स्ट एक और प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास पेशेंट है विद टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। अहमद पेशेंट है, 40 ईयर्स ओल्ड मेल है, 64 kg वेट है, ठीक है, वाइटली स्टेबल है। RBS जब आपने रैंडम ब्लड शुगर करवाया दैट इज़ 210 mg/dl। डायबिटिक है, हिस्ट्री क्या दे रही है, वेट लॉस की हिस्ट्री है सिंस लास्ट 1 month विद पोलीयूरिया एंड बर्निंग एक्सलेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन इज़ नॉर्मल, ठीक है। अब पेशेंट की हिस्ट्री है वेट लॉस की सिंस 1 month, और साथ पोलीयूरिया वगैरह की कंप्लेंट भी है। तो आपने पेशेंट का सबसे पहले तो टेस्ट करवाना है CBC, रैंडम ब्लड शुगर, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, HbA1c और RPM, ठीक है, और साथ टैबलेट गैट्रिल अब पेशेंट को स्टार्ट करवा देनी है, ठीक है। टैबलेट गैट्रिल 2 mg वाली आप स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि पेशेंट जो है वो 64 kg का है। 2 mg गैट्रिल स्टार्ट करवा दें BD में, और मेटफॉर्मिन 500 mg वाली OD में स्टार्ट करवा दें। साथ कैप्सूल पुलिबोन जी एक रोज़ाना रात को पेशेंट से कहें कि वो इस्तेमाल करें, मतलब मल्टीविटामिन भी एक डेली लें, और काउंसिल करें कि दवाएँ बाकायदगी से इस्तेमाल करें, हफ्ते में 2 दफ़ा नहार मुँह शुगर का चेकअप करवाएँ, ठीक है, और ये रिकॉर्ड बना के लिखें। मतलब इस तरह से आप पेशेंट से कहेंगे कि टाइम, डेट और रैंडम ब्लड शुगर अपना जो है वो चार्ट बना के, तो अगली बार जब आओ तो ये चार्ट अपने साथ लेके आना है, ठीक है। इस तरह से आपको पेशेंट को काउंसिल करना है। सो आई होप गाइस आपको ये टॉपिक समझ आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।